बच्चों, आज हम लोग अनुवाद करना सीखेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग अनुवाद का नियम सीखते हैं बच्चों। तो अनुवाद करना कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको अनुवाद करने का नियम मालूम होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, अनुवाद करते समय हमेशा आपको कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी चाहिए। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्ता का जो भी पुरुष होगा वही क्रिया का भी पुरुष होना चाहिए। अर्थात अगर कर्ता मान लीजिए कि प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2 जो ध्यान रखना होता है, केवल पुरुष ही बस नहीं देखना होता है, उसके साथ में आपको वचन का भी ध्यान रखना चाहिए। जो कर्ता का वचन हो वही क्रिया का वचन होना चाहिए। बस आप 2 बातों का ध्यान रखिए। पहला एक कि पुरुष के अनुसार यानी कर्ता के पुरुष के अनुसार क्रिया का भी पुरुष होना चाहिए। नंबर 2 जो कर्ता का वचन हो वही क्रिया का वचन होना चाहिए। अब एक हम उदाहरण लेते हैं, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामः गृहं गच्छति। हम ये वाक्य लेते हैं, रामः गृहं गच्छति। अब इसमें कर्ता तो आप पहचानते ही हैं बच्चों कि रामः हुआ कर्ता। तो अब यही बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है जो हमने पहले बताई है कि कर्ता के अनुसार क्रिया होना चाहिए। यानी कर्ता, देखिए जो आपका रामः है वो किस पुरुष का है? तो रामः प्रथम पुरुष का कर्ता हुआ, और जो क्रिया है वो भी प्रथम पुरुष की ही होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्रिया देखेंगे तो मान लीजिए प्रथम पुरुष में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति 3 क्रियाएं हैं। तो किस क्रिया का आपको प्रयोग करना चाहिए? गच्छति का कि गच्छतः का कि गच्छन्ति का? तो ऐसी स्थिति में आपको दूसरा नियम बताता है कि वचन आप भी देखिए, जो कर्ता का वचन हो वही क्रिया का भी वचन कर देना। तो जैसे आप देखते हैं कि रामः है एक वचन, ठीक है, रामा हुआ एक वचन, तो क्रिया भी क्या होगी? आपकी एक वचन की होगी। इस कारण से यहाँ पे आप देखिए रामा का अनुवाद करते, राम घर जाता है, इसका अनुवाद करते समय गच्छति का प्रयोग किया गया है, रामः गृहं गच्छति। और यहीं पर आगे आप देखिए एक बहुवचन का उदाहरण है यहाँ पे दिया हुआ, रामाः। रामाः क्या हो गया है? ये प्रथम पुरुष और बहुवचन का कर्ता है, तो यहाँ पर क्रिया भी लग गई अब प्रथम पुरुष बहुवचन की। ठीक है। अब आते हैं बच्चों नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है त्वम गृहं गच्छसि। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है तुम घर जाते हो। तो यहाँ पर जो करता है वो त्वम है। ठीक है, यानी तुम। अब तुम घर जाते हो, ये वाक्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रिया बदल गई है। जैसे कि यहाँ पर गच्छति हुआ तो यहाँ गच्छन्ति हुआ। ठीक है, तो यहाँ इन सब क्रियाओं का प्रयोग ना करके बल्कि गच्छसि का प्रयोग किया गया है, यानी मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इससे सिद्ध हो रहा है, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। यानी जो आपका तुम शब्द है वो मध्यम पुरुष का है, तो इस कारण से क्रिया भी मध्यम पुरुष की हुई। मध्यम पुरुष में 3 क्रियाएं हैं, कौन कौन सी? गच्छसि गच्छतः गच्छथ। तो अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी त्वम मध्यम पुरुष तो हो गया, ठीक है, नंबर 1, चलिए ठीक है। दूसरा जो ध्यान रखना है आपको, वचन भी। तो त्वम एक वचन होता है, युवाम 2 वचन होता है, यूयम बहुवचन होता है मध्यम पुरुष में। तो जब त्वम एक वचन है तो इसलिए क्रिया भी क्या हो गई है? मध्यम पुरुष की एक वचन की गच्छसि लगी है, गच्छतः नहीं लगा या गच्छथ नहीं लगा।
तो इससे आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों, जो उत्तम पुरुष का है। तो उत्तम पुरुष में लिखा है कि अहम गृहम गच्छामि। अब देखिए यहाँ पे गच्छामि का प्रयोग किया गया है। क्रियाएं देख रहे हैं कि आप बदल रही है, तो क्यों बदल रही है? कर्ता के कारण। जो कर्ता का पुरुष हुआ है वही क्रिया का भी पुरुष होता है, और पुरुष के साथ साथ वचन भी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही ले लिए। तो अब यहाँ पे जैसे अहम है उत्तम पुरुष का, तो अब यहाँ पे क्रिया है आपकी गच्छामि गच्छावः गच्छामः उत्तम पुरुष में। तो गच्छामि के स्थान पे गच्छावः कर दो, दो वचन का, या गच्छामः कर दो, क्योंकि है तो वही भी उत्तम पुरुष ही। तो उत्तम पुरुष ही होने से नहीं होता है, वचन का भी हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एक वचन है तो गच्छामि लगा, और यहीं अगर मान लो बच्चों कि अगर हो जाता आवाम गृहम, तब यहाँ पर आवाम क्योंकि दो वचन है, उत्तम पुरुष का है, इसलिए गच्छावह हो जाता। गच्छामि की बात क्या आता है द्विवचन में? गच्छावह, तो ये गच्छावह हो जाता। अब जैसे बहुवचन में यहाँ हमने लिख दिया है पहले से ही, क्या लिखा हुआ है? वयम गृहम गच्छामः। वयम बहुवचन है, तो क्रिया भी देखिए ये क्या लग गई है? बहुवचन की हो गई है। ये उत्तम पुरुष की, उत्तम पुरुष है उत्तम पुरुष का करता है और बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की है। कैसे? देखिए गच्छामि गच्छावः गच्छामः बहुवचन हुआ ना, तो यहाँ पर ये बहुवचन हुआ, यानी कर्ता वयम बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन और उत्तम पुरुष की हो गई गच्छामः। ठीक है, और जो बीच में कर्म होता है तो वो हमेशा द्वितीया विभक्ति में होता है। जैसे रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है, इस वाक्य में कर्म क्या है? गृहम है, घर है, तो ये हमेशा द्वितीया विभक्ति में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर एक घर है तो गृहम हो गया, दो घर होता तो गृहे हो जाता, अगर बहुत से घर होते तो गृहाणी हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर आपको द्वितीया विभक्ति और एक वचन का ही प्रयोग करने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से, जैसे राम घर जाता है, रामः गृहम गच्छति हुआ, तो राम अगर विद्यालय जा रहा होता तो रामः विद्यालयम गच्छति। राम अगर उद्यान में जा रहा होता तो रामः उद्यानम गच्छति। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और समझते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि लट लकार के बारे में हम समझा रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं किसका? लट लकार का। ठीक है, जब लट लकार का आप अनुवाद करेंगे तो कब लट लकार होगा? देखिए जैसे आप वाक्य कोई ले लीजिए, राम पढ़ता है, वह सोती है, सीता गाती है, तो यानी सब में लास्ट में क्या आ रहा है? ता आ रहा है, या तो ती आ रहा है, या तो वे पढ़ते हैं जैसे, तो इसमें लास्ट में ते आ रहा है। तो ऐसा वाक्य जिनके क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, या रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो वहाँ लट लकार होता है, यानी लट लकार की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चों जो गलती करते हैं बच्चे, वो गलती करते हैं इसलिए कि वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा कर्ता किस पुरुष का है। वचन तो चलिए पहचान लेते हैं कि रामा है तो एक वचन है, रामौ है तो द्विवचन है, रामा है तो बहुवचन होगा, आसानी से पहचान जाते हैं वचन। लेकिन समस्या कहाँ होती है उनको? पुरुष पहचानने में कि ये किस पुरुष का है। अगर पुरुष वो पहचान जाएं तो आसानी से वो क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है हमने। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको मिल जाएगा देखने को कि पुरुष में संज्ञा सर्वनाम होते हैं। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम, कौन कौन से संज्ञा सर्वनाम? देखिए कोई भी संज्ञा सर्वनाम, जितने भी संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो वो प्रथम पुरुष में होगा। ठीक है, कोई भी सर्वनाम हो
वो उत्तम पुरुष में होगा। जैसे वाह याह इसका प्रयोग करना है अगर, तो वो सब कहाँ होंगे? प्रथम पुरुष में होंगे। ठीक है, केवल आपको इतना ध्यान रखना होता है कि जो मध्यम पुरुष है उसमें युष्मत शब्द होता है जो कि एक सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुष में केवल युष्मत का ही हम प्रयोग कर सकते हैं, बाकी और का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देखिए, अगर प्रथम पुरुष में जैसे सह पठति हो गया, रामः पठति हो गया, सीता पठति हो गया, यहाँ पे आप देखिए देखने को मिल रहा है रामः पठति हुआ, सीता पठति हो गया। यानी यहाँ पे बहुत सारे कर्ता हो सकते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ देखेंगे उत्तम मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में दोनों जगह है, तो यहाँ पर कर्ता निश्चित होते हैं। जैसे मध्यम पुरुष में क्या निश्चित होता है कि मध्यम पुरुष में त्वम युष्मत शब्द से बना हुआ शब्द त्वम युवाम यूयम होता है। यानी एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। तो अगर हमको अनुवाद करना है कि तुम पढ़ते हो तो क्या कहेंगे? त्वम पठसि। अगर ये कहना है कि तुम पुस्तक पढ़ते हो तो त्वम पुस्तकम पठसि। फिर तुम दोनों पढ़ते हो तो हो जाएगा युवाम पुस्तकम पठथः। ठीक है, और अगर हमें कहना हो कि यूयम, मतलब कहना हो कि तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठथ, यानी तुम सब पढ़ते हो। और बीच में अगर कर्म डालना हो तो बस उसको द्वितीया में कर देना कर्म को। जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो तो यूयम पुस्तकम पठथ। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही की क्रिया का प्रयोग कैसे करना है। जैसे त्वम है एक वचन तो पठसी लगेगा, एक वचन की क्रिया। ठीक है, अगर युवाम है तो दो वचन की क्रिया पठतः हो जाएगी, और यूयम है तो पठत हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है बच्चों कि यहाँ भी कर्ता निर्धारित होता है। यहाँ अस्मद मूल शब्द है, इससे बना हुआ कर्ता उत्तम पुरुष में होते हैं। तो कौन कौन से अस्मद से बनते हैं शब्द देखिए, अहम, आवाम, वयम। तो ये कर्ता निर्धारित हैं। कौन कौन से? त्वम, युवाम, यूयम हमेशा मध्यम पुरुष में होगा, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ये कर्ता होंगे। तो अगर कहीं अहम मिलता है तो ये कहाँ का हुआ? उत्तम पुरुष का एक वचन का। तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी, तो क्या हो जाएगी? पठामि। क्योंकि देखिए प्रथम पुरुष में क्या होता है? पठति, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष हो गया, पठसि, पठतः, पठथ मध्यम पुरुष हो गया, और पठामि, पठावः, पठामः ये होता है मध्यम पुरुष में। तो अगर अहम आपका उत्तम पुरुष का है और एक वचन का है तो उसके साथ पठामि एक वचन की क्रिया लग जाएगी। आवाम लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हम दोनों, और कहा जाता है कि हम दोनों पढ़ते हैं, तो आप कर सकते हैं कि आवाम पठावः। अगर हम सब लिखा हुआ है कि हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः। अब इसी में मान लीजिए कि कर्ता कर्म जोड़ दे बीच में कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अहम यहाँ पे आसानी से आप बस कुछ नहीं करना है, कर्म को आपको द्वितीय विभक्ति में कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे? अहम यहाँ बीच में कर्म जोड़ देंगे, अहम पुस्तकम पठामि। ठीक है, अब यहाँ देखिए आवाम पुस्तकम पठावः, वयम पुस्तकम पठामः। ठीक है ना बच्चों, अगर आप कर्ता पहचान जाएंगे कि किस पुरुष का है किस वचन का है, तो बस चुपचाप उठा करके क्रिया उसी पुरुष की उसी वचन की आपको रख देनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। यही अनुवाद करने का नियम है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो आप हमको बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।